दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए आज टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड और जीआईसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में आचार्य मनु एवं मनुस्मृति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से सभी परीक्षाएं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी प्रोक्ता हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट जेआरएफ हो, कहीं भी हो, यहाँ से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए एक ही वीडियो में समाहित किया गया है। सभी से निवेदन है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आचार्य मनु एवं उनकी महत्वपूर्ण कृति मनुस्मृति से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है साथियों, मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी मनु और ऑप्शन डी पतंजलि। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के रचयिता आचार्य मनु हैं। और मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र और मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति को प्रथम कानून ग्रंथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी मनुस्मृति और ऑप्शन डी बुद्ध चरित्र। तो प्राचीन ग्रंथ जिसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है वो है मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? अथवा मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किस पर आधारित था? ऑप्शन ए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति का सिद्धांत और ऑप्शन सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत और ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक थे। अर्थात मनु ने राज्य की उत्पत्ति के जिस सिद्धांत का समर्थन किया है वो है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, और राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी पुरोहित, ऑप्शन सी अमात्य और ऑप्शन डी कोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु के अनुसार पुरोहित राज्य का अंग नहीं है। मनुस्मृति में आचार्य मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिन्हें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिनको मनु ने राज्य की प्रकृति के नाम से संबोधित किया है। राज्य के इन्हीं 7 अंगों को राज्य के सप्तांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के जिन 7 अंगों का प्रतिपादन मनु महोदय के द्वारा किया गया है वह है स्वामी अर्थात राजा, दूसरा है अमात्य अथवा मंत्री, तीसरा है पुर किला या परकोटा, चौथा है राष्ट्र या जनपद, और पांचवा है कोष, छठा है दंड और सातवां है मित्र। तो ये कुल 7 अंग राज्य के हैं जिनका प्रतिपादन मनु महोदय के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन सी नारद और ऑप्शन डी मनु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनु। राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन मनु आचार्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 10 अध्याय, ऑप्शन बी 12 अध्याय, ऑप्शन सी 11 अध्याय और ऑप्शन डी 13 अध्याय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। साथियों, आचार्य मनु के द्वारा रचित पुस्तक जो प्रथम विधि ग्रंथ माना जाता है उसमें कुल 12 अध्याय हैं और संस्कृत में लिखा गया यह
स्मृति ग्रंथ है और इसमें कुल 2694 कितने 2694 श्लोक है। कहीं कहीं आपको 2684 भी लिखा मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 2694 श्लोक है। तो 12 अध्याय और 2694 श्लोक इसमें है। अगला प्रश्न है राज्य के सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, अथवा राज्य के सप्तांक सिद्धांत को किसने तैयार किया था। बहुत ही विवादित प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगर पूछ लिया जाए कि राज्य के सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था या तैयार किसने किया था, तो ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन बी मनु ने, ऑप्शन सी भीष्म ने और ऑप्शन डी पतंजलि ने। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य ने भी सप्तांक सिद्धांत को माना है और मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत को माना है। तो ऐसे में अगर सर्वप्रथम आ जाए या किसने तैयार किया है तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया है या तैयार किया है। जबकि आपको बता दें सप्तांग सिद्धांत जो लोकप्रिय हुआ है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र के द्वारा ही इसे प्रसिद्धि मिली है। लेकिन यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। मनु के द्वारा सप्तांग सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया है या सप्तांग सिद्धांत तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन मनु के दृष्टिकोण के संबंध में सही नहीं है। पूछा गया है सही नहीं है। ऑप्शन ए राजा को प्रजा से न्यायपूर्ण तरीकों से ही कर प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन बी कर का निर्धारण व्यापारी व राज्य दोनों के लाभ को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऑप्शन सी करों का आरोपण करने में राजा को जोंक बछड़े और भ्रमर की भांति व्यवहार करना चाहिए। और ऑप्शन डी सभी प्रकार की भूमि पर समान दर से कर आरोपित करना चाहिए। पूछा गया है संबंध में जो सही कथन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सभी प्रकार की भूमि पर समान दर से कर आरोपित करना चाहिए। यह मनु के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था से, ऑप्शन बी आर्थिक व्यवस्था से, ऑप्शन सी राजनीतिक व्यवस्था से और ऑप्शन डी न्यायिक व्यवस्था से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति है, अथवा इसे दूसरे रूप में पूछा गया है कि मनु के राज्य के देवी सिद्धांत में कितने देवता हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कुल 8 देवताओं की शक्ति राजा के पास है। विराट पुरुष की अवधारणा आचार्य मनु की है। विराट पुरुष की संज्ञा राजा को दी गई है मनु के द्वारा। मनु ने विराट पुरुष में 8 देवता जो हैं उनके गुणों का समावेश माना है। यानी राजा में कुल 8 देवताओं के गुण पाए जाते हैं, जिसमें जो 8 देवता हैं वो है वायु, यम, वरुण, अग्नि, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और कुबेर। इन सभी के श्रेष्ठ गुणों को समाहित करते हुए ईश्वर ने राजा का निर्माण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है राजा 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से निर्मित हुआ है जिनके फलस्वरूप उसमें दैवी गुण और शक्ति का आविर्भाव हुआ है। ईश्वर ने समस्त सरकार की रक्षा के निमित्त वायु, यम, वरुण, अग्नि, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और कुबेर के सर्वोत्तम अंशों के सहयोग से राजा की सृष्टि की है। यह विचार किस विचारक का है। ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी पाणिनि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन मनु का है। अगला प्रश्न है कि मनु स्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है। ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी आर्थिक और ऑप्शन डी सावयवी। तो मनु स्मृति में राज्य का सावयवी स्वरूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि जब राजा स्वयं धर्म के अधीन है तो उसके प्रति द्रोह का क्या अधिकार रह जाता है। धर्मपरायण राजा के नाश का अर्थ होगा धर्म का नाश। अथवा दूसरे तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है कि राजा विष्णु है, राजा का अपमान, उसके प्रति विद्रोह अथवा राजा का वध सबसे भयंकर अपराध है जिसका प्रतिकार मृत्युदंड
कर द्वारा होना चाहिए। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी मनु और ऑप्शन डी जेम्स प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कथन मनु महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनु के अनुसार किसी व्यक्ति में मंत्री बनने के लिए निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए, मंत्री उन्हें नियुक्त किया जाए जिनके पूर्वज या कार्य करते चले आ रहे हैं। ऑप्शन बी, मंत्री बनने के लिए सिर्फ उच्च कुल में जन्म लेना ही आवश्यक नहीं बल्कि शास्त्रों में भी पारंगत होना चाहिए। ऑप्शन सी, मंत्री को शौर्यवान, धैर्यवान और चरित्रवान होना चाहिए। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मनु के अनुसार राज्य का मंत्री अर्थात अमात्य बनने के लिए उपयुक्त सभी गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, वही राज्य का अमात्य अथवा मंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है, राजा तो देवतुल्य है, चाहे वह मनुष्य के रूप में शिशु ही क्यों न हो, उसकी अवज्ञा करना निषिद्ध है क्योंकि उसके व्यक्तित्व में देवत्व का समावेश है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी मनु। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनु। मनु ने कहा है कि राजा तो देवतुल्य है, चाहे वह मनुष्य के रूप में कोई शिशु अर्थात बच्चा ही क्यों ना हो, उसकी अवज्ञा करना अर्थात उसकी आज्ञा ना मानना निषिद्ध है क्योंकि उसके व्यक्तित्व में देवत्व अर्थात देवों के गुणों का समावेश किया गया है। और इस कारण राजा जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वोपरि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि राजा चाहे बालक हो उसे अपमानित नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए शुक्र नीति, ऑप्शन बी मनु स्मृति, ऑप्शन सी महाभाष्य और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनु स्मृति में ऐसा कहा गया है कि राजा चाहे बालक हो उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। मनु स्मृति में पार्षद शब्द का उल्लेख किस अर्थ में हुआ है? ऑप्शन ए मंत्री समूह के अर्थ में, ऑप्शन बी गांव के अर्थ में, ऑप्शन सी जिले के अर्थ में, ऑप्शन डी सेना के अर्थ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्री समूह के अर्थ में मनु स्मृति में परिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्रजा पर वास्तविक शासन तो दंड ही करता है, राजा तो दंड प्रयोग का माध्यम है, कोई भी मनुष्य धर्म पथ से विचलित न हो जाए यह देखना दंड का कार्य है। ऑप्शन ए कौटिल्य का, ऑप्शन बी मनु का और ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी शुक्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह कथन मनु का है और मनु ने इसे दंड नीति के तहत प्रतिपादित भी मनु स्मृति में किया है। अगला प्रश्न है, दंड नीति संसार को नियंत्रण में रखती है या समस्त बुराइयों को नष्ट करती है? जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है उसी प्रकार दंड नीति जो है संसार की समस्त बुराइयों को नष्ट करती है। उपयुक्त कथन किसने कहा है या किसमें कहा गया है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी मनु स्मृति। तो राइट आंसर होगा यह कथन मनु स्मृति में उल्लिखित है कि दंड नीति जो है संसार को नियंत्रण में रखती है और यह समस्त बुराइयों को नष्ट करती है उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के नियमों की संहिता को किस नाम से व्यक्त किया है? ऑप्शन ए दंड नीति, ऑप्शन बी राजधर्म, ऑप्शन सी दंड और ऑप्शन डी नीति विज्ञान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दंड नीति। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मनु का मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से किस वर्ण से की जानी चाहिए? ऑप्शन ए केवल ब्राह्मण, ऑप्शन बी ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों, ऑप्शन सी परिस्थिति के अनुसार चारों वर्णों के सुयोग्य व्यक्ति, ऑप्शन डी यथासंभव ब्राह्मण, परिस्थिति के अनुसार अन्य दो वर्णों के सदस्य किंतु किसी भी स्थिति में शूद्र नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मनु का मानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति यथासंभव ब्राह्मण वर्ण से ही की जानी चाहिए, लेकिन परिस्थिति अनुसार अगर ब्राह्मण वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो अन्य क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के सदस्यों की नियुक्ति न्यायाधीशों के रूप में की जा सकती है, किंतु चौथा वर्ण जो था शूद्र उससे के किसी भी सदस्य को किसी भी स्थिति में जो है न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में नारियों के विषय में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते
रमन्ते तत्र देवता। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, वहीं रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं और अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य अर्थात चाणक्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से मनु के बारे में कौन सा कथन असत्य अथवा गलत है। यानी 4 कथन दिए हैं, इसमें से मनु के बारे में कौन सा गलत कथन है। ऑप्शन ए मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत तथा निरंकुश राज्य का समर्थन किया है। ऑप्शन बी मनु ने समाज में चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई है। ऑप्शन सी मनु स्मृति में सामाजिक जीवन की व्यवस्था के संबंध में 4 आश्रमों का उल्लेख किया है। ऑप्शन डी मनु का राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य था। तो साथियों राइट आंसर इसका क्या होगा, यानी गलत कथन पूछा गया है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन तो किया है, लेकिन राज्य निरंकुश राज्य का समर्थन नहीं किया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और जो गलत है वही यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य मनु की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए अहिल्या, ऑप्शन बी शत्रुपा और ऑप्शन सी नारायणी और ऑप्शन डी सतीव्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। और कहावत भी है मनु शत्रुपा नर श्रेष्ठ, मतलब कहते हैं आचार्य मनु और शत्रुपा जो हैं इन्हीं से ही श्रेष्ठ मानवों की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन मनु का नहीं है। यानी 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन मनु से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कर ना लेने से राजा तथा अत्यधिक कर लेने से प्रजा का अंत हो जाता है। ऑप्शन बी जिस प्रकार जोंक बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने अपने खाद्य क्रमशः रक्त दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर वसूल करना चाहिए। ऑप्शन सी जो राजा मूर्खतावश अपने अधीन प्रजाजनों से अधिक कर वसूलता है वह स्वयं अपना और अपने बंधु बांधवों का नाश करता है। ऑप्शन डी जो राजनीति धर्म से विहीन है वह मृत्यु जाल के तुल्य है जो आत्मा को पतन के गर्त में ढकेलती है। तो ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों कथन जो हैं मनु के हैं, जबकि चौथा कथन जो राजनीति धर्म से विहीन है वह मृत्यु जाल के तुल्य है जो आत्मा को पतन के गर्त में ढकेलती, यह कथन आचार्य मनु महोदय का नहीं बल्कि आज महात्मा गांधी जी का कथन है, जो चाहते थे राजनीति और धर्म को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है मनु स्मृति के किस अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी सप्तम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है विदेश नीति से संबंधित षड्गुण्य नीति का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य मनु और कौटिल्य के द्वारा राज्यों की विदेश नीति से संबंधित षड्गुण्य नीति का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है मनु के षड्गुण्य नीति में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए यान, ऑप्शन बी संश्रय, ऑप्शन सी कूटनीति और ऑप्शन डी द्वैधी भाव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु की षड्गुण्य नीति में जो है कूटनीति शामिल नहीं है, जबकि यान, संश्रय और द्वैधी भाव ये सारी चीजें मनु के षड्गुण्य नीति में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है षड्गुण्य नीति के अंतर्गत मनु के अनुसार आसन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए विपक्षी के विरुद्ध तत्काल युद्ध प्रारंभ कर देना, ऑप्शन बी शत्रु के विरुद्ध अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करना, ऑप्शन सी पराजय स्वीकार करके शत्रु की शर्तों को मान लेना, ऑप्शन डी तत्काल युद्ध प्रारंभ न करके युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनु ने जो षड्गुण्य नीति का प्रतिपादन किया है उसमें आसन शब्द का अर्थ होता है कि तत्काल युद्ध प्रारंभ न करके युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थिति का इंतजार किया जाए। अगला प्रश्न है मनु के अनुसार द्वैधी भाव का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए संधि व विग्रह को एक साथ काम में लेना, ऑप्शन बी साम व दाम उपायों को एक साथ काम में लेना, ऑप्शन सी परिस्थिति के अनुसार अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर तैनात करना, ऑप्शन डी आसन व संश्रय की नीति को एक साथ अपनाना।
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति के अनुसार अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर तैनात करना ही द्वैधी भाव का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनु के बारे में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? ऑप्शन ए, मनु द्वारा न्यायालय को धर्मसभा कहा गया है। ऑप्शन बी, मनु ने भी विदेश नीति के संदर्भ में षड्गुणी नीति और मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन सी, मनु ने राजा को धर्म के अधीन बताया है। ऑप्शन डी, मनु के अनुसार राजा भूमि का स्वामी है। असत्य कथन पूछा गया है, तो असत्य कथन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनु के अनुसार राजा भूमि का स्वामी नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है साथियों, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए मंडल सिद्धांत, ऑप्शन बी सप्तांग सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन का, ऑप्शन बी बेंथम का, ऑप्शन सी कौटिल्य का और ऑप्शन डी मनु का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य मनु का यह कथन है, यदि राज्य के अंतर्गत राजा चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो यह उसके लिए पाप के समान होगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी शुंग वंश और ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनुस्मृति की रचना जो है वो शुंग वंश के शासनकाल में हुई मानी जाती है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु और मनुस्मृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी को इंक्लूड किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आपकी कोई क्वेरी है मनु से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं मनु से संबंधित सभी प्रश्नों के डाउट आप सभी के क्लियर हो गए आज के इस वीडियो से। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।